हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वर्क पावर एनर्जी की और 10 क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, origin with a velocity v naught at an angle theta with an axis the speed of the projectile is of an altitude h is ऑप्शन दिए हुए हैं v cos theta, ऑप्शन बी दिया हुआ है हमारे पास रूट v naught स्क्वायर माइनस 2gh, ऑप्शन सी मेरे पास दे रखा है v naught स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है उसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है नन ऑफ। करस्पॉन्डिंग दूसरा ऑप्शन को भी फिर हमें जब पता चलता है कि भाई दोनों ऑप्शन है, तो इसका मतलब तीसरा भी हो सकता है और होगा ही। अगर दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे तो इसका मतलब तीसरा तो 100% होगा। तो वो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन हम टिक करते हैं। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जरा ढंग से देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है नन ऑफ दिस। अब ये नन ऑफ दिस वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो इसका मतलब है कि 90% चांस है कि इन तीनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है। हाँ, ये मेंटालिटी काम करती, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10% ही चांस होते हैं कि हमारे पास इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं होता। लेकिन नन ऑफ दिस के अंदर यहाँ पर 90% चांस होते हैं कि कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को पूरे ढंग से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से फायर किया गया, एच हाइट पर उसका एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है, और हमसे कहा गया है कि अब अपने को एच हाइट पर इसकी स्पीड निकालनी है। एच हाइट पर हमको क्या निकालनी है? इसकी स्पीड निकालनी है। तो जब ये प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल से फायर हुआ, और वक्त जब ये फायर हुआ तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। और जब ये हाइट पर पहुंचा, तो अब अगर ये v नॉट थी तो हाइट पर पहुंचने पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। ये हम मानते हैं। चलिए, हमसे कहा गया है इसका उस वक्त जो पार्टिकल की या बॉडी की जो पार्टिकल या बॉडी की जो स्पीड होगी हमें वो बतानी है। तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का आप सिंपल सा फंडा जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को फायर करते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है, फिर उस मैक्सिमम हाइट से वापस डिस्टेंस पर बॉटम पे आ जाती है। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। इसका मतलब अगर एक वेलोसिटी से वो लॉन्च हुआ है, तो हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगा के आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है? इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। तो हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल, ये इनिशियल, ये इनिशियल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv नॉट स्क्वायर, क्योंकि u की जगह v नॉट रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा फाइनल वाली, और काइनेटिक फाइनल कितनी होगी? 1/2 mv स्क्वायर। रखो इसको इधर उधर, मल्टीप्लाई करेंगे। काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और m को काट देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बचा? v नॉट स्क्वायर 2gh प्लस v स्क्वायर। इसको इधर भेजा 2gh को, तो v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh अंडर रूट, इस रूट को इधर भेज देंगे। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन आ रहा है? बिल्कुल हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। तो ये था इसको करने का सबसे आसान तरीका। एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ बुक्स के अंदर या फिर कुछ जगहों पर आप अगर इंटरनेट वगैरह पे भी देखेंगे तो यहाँ पर इसको कंपोनेंट्स में भी डिवाइड किया गया है, जिसमें इधर वाला तो हमेशा u cos थीटा रहता है, इधर वाला u sin थीटा। तो ये उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फिर वहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड करते हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा दूर ही रखो। हम अपने शॉर्ट मेथड एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाया और हमने आंसर निकाल लिया। इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हमने जब पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, वहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट बोला था। मैंने कहा था ये जो
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ही फॉर्मूला एक तरीके से, ढंग से देखो। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला है ना, इसकी मदद से आप वर्क पावर एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसकी मदद से मैं आराम से कोई भी वेलोसिटी वगैरह सब कुछ निकाल सकता हूँ। तो आई होप से आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m move from the rest under the action of a constant force F which acts on the 2 second, the maximum power attained is। हमारे पास ऑप्शन दिया हमें 2m 2f m, b हमारे पास दिया हुआ है f स्क्वायर बाई m, c हमारे पास दिया हुआ है 2f बाई m एंड d हमारे पास दिया हुआ है 2f स्क्वायर m। अब इस ऑप्शन को देखेंगे ढंग से कि इस ऑप्शन में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक दिया हुआ है, उस ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, अगर फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जाहिर सी बात है, अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रखूंगा तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो भी तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करेगी ना फोर्स पे, ठीक है। सो वेलोसिटी मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए, मैं अगर फोर्स कांस्टेंट लगाऊंगा, ढंग से देखिएगा, हम ये रिलेशन जानते हैं। अगर मैं फोर्स कांस्टेंट लगाता हूँ तो जैसे जैसे मेरी फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो अगर मेरे फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, dv/dt भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब ये चीज़ यहाँ कैसे काम आएगी वो देखते हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पर कहा गया है कि मैक्सिमम पावर कितनी अटेंड की इसने, पावर पूछी है हमसे, पावर पूछी है। तो चलो निकालते हैं। पावर का एक फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, F.V, अगर याद हो तो। चलो देखो, अब मैं आपको यहाँ पे छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान काम आएगा, बहुत मजा आएगा। पावर के हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, P बराबर W/T और P बराबर FV, सॉरी W/T। ये दो ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन में फोर्स दिया हो ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मैंने ये वाला अप्लाई किया। अब जरा चारों ऑप्शंस को ढंग से देखो, चारों ऑप्शन को ढंग से देखो। ऑप्शन को ढंग से देखा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर F तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में F है। इसका मतलब मुझे V को रिमूव करना है, तो मुझे V को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। जैसे मैं V को रिमूव करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? V को रिमूव करूंगा। अच्छा देखिए, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करता हूं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने यूज किया, तो हम भी जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो V बराबर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये चीज तो आएगी, ये तो आएगा ना, V बराबर 80 तो आएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि V बराबर क्या आता है? 80 आता है। जैसे कि हमने जानते हैं कि V बराबर क्या आएगा? 80 आएगा। चलो, अब जो हमें क्वेश्चन के अंदर एक बात और गई कि T बराबर 2 सेकंड में, क्या कहा? T बराबर 2 सेकंड में, यानी कि V बराबर कितना आ जाएगा? 2A आ जाएगा। V बराबर कितना आएगा? 2A। बात खत्म। हम भी जानते हैं कि F बराबर कितना होता है? MA होता है। F बराबर कितना होता है? MA होता है। इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या बनेगा? F/m बनेगा। बिल्कुल, उसको उठा के इधर रख दो तो क्या बनेगा? 2F/m। क्या मुझे V मिल गया? बिल्कुल V मिल गया। तो अब मुझे V मिला तो V की वैल्यू उठा के पहले वाले फॉर्मूले में रख दो, तो हो गया क्या? 2F/m। आंसर कितना आएगा? 2F²/m। इतना आसान तरीके से फटाफट क्वेश्चन हो गया और हमारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझ आया आपको? ये बहुत आसान मेथड है। देखिए, मैंने आपको देखने का तरीका बताया। अगर हमारे पास पावर दी तो पावर के तो हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं, दो ही फॉर्मूले होते हैं। तो एक मैंने देखा फोर्स वाला फॉर्मूला, फोर्स वाला तो ये, तो मेरा आधा क्वेश्चन 50% तो वही हो गया। अब मैंने ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन में F तो है ही है, तो मतलब F को छेड़ना नहीं है, चेंज किसको करना? V को। तो इसका मतलब कैसे भी करके हम V लेके आ जाएंगे। फिर हमने जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट तो लगाया कि भाई इनिशियल 0 होता तो V निकल गया। हमें क्वेश्चन में 2 सेकंड भी दे रखा है, इसका मतलब 2 सेकंड पे निकालना था। F बराबर M होता है, इसे 1 को हटाओ, V मिल गया, बात ही खत्म। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसको करने का तरीका बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस को बहुत स्मूथली करेंगे हम, आराम आराम से, ताकि एक एक टॉपिक हमारा क्या हो? क्लियर हो। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन
हमारा अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है, उसमें एक्चुअल में हमें ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चंस को यहाँ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ, उसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअल में कनेक्टेड है। एक ही क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं, इसके अंदर भी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं लिख एक साथ रहा हूं क्योंकि टाइम बच जाएगा और ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, एक साथ ही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ट्रायंगल और ये ऐसे स्लोप बन के आया है, ये भी P और T के बीच में, ये भी P और T के बीच में। ऑप्शन नंबर सी। ये भी P और T के बीच में, सॉरी ये K और T के बीच में, ये K और T के बीच में, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ये वाला। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में पहले वाला देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया? A body moves under the action of a constant force along a straight line. The instantaneous power developed by this force with time t, the correctly represented graph. तो देखो हो क्या रहा है, हमसे कहा गया है कि भाई एक कांस्टेंट फोर्स क्या लग रही है, बॉडी क्या कर रही है, कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन पे। ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक बॉडी कांस्टेंट फोर्स से क्या कर रही है, मूव कर रही है। हमसे कहा गया कि इसकी इंस्टेंटेनियस पावर टाइम के साथ में किस हिसाब से चेंज हो रही है और किस हिसाब से उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे सिर्फ ग्राफ का पूछा गया कि भाई वो इनमें से कौन सा ग्राफ सही है जो पावर और टाइम के रिलेशन को सही तरीके से बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अभी बात कही, अगर जहाँ पे फोर्स की बात आ जाए वहाँ आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, P = F लगा दिया। फोर्स लगाया मतलब फोर्स को चेंज नहीं करूँगा मैं, मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी को चेंज करूंगा। देखिए याद रखिएगा, जब मैं कांस्टेंट फोर्स का क्वेश्चन आएगा तो फोर्स को आप फिक्स रखेगा, फोर्स को कभी छेड़ना मत। कांस्टेंट फोर्स में फोर्स को वहीं पर रहने देना। चेंज क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैं जानता हूँ U + AT होता है, ये अभी हमने निकाला, तो V बराबर कितना हो जाएगा? AT हो जाएगा, क्योंकि U बराबर तो 0 हो गया, रेस्ट से स्टार्ट होता है। तो P बराबर कितना हो जाएगा? FAT। अब अगर ढंग से देखो तो ये P प्रोपोर्शनल है किसके साथ में? T के साथ में। इन चारों में से कौन सा ग्राफ है जो P के साथ में प्रोपोर्शनल है? B ग्राफ, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे T भी बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है, डिट्टो। देखिए कैसे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? A ball is dropped at t = 0 from the height of a smooth elastic surface. Identify the graph which correctly represent the variation of a kinetic energy with time. Okay. हमसे कहा गया है कि आप बताओ इसके अंदर टाइम वेरिएशन बताना है काइनेटिक एनर्जी का। हुआ क्या है कि एक बॉल है, देखिए ये एक स्मूथ इलास्टिक सरफेस है, स्मूथ इलास्टिक सरफेस। इलास्टिक, देखिए इलास्टिक तो समझ में आता है, स्मूथ इलास्टिक सब्जेक्ट का सरफेस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अगर मैं बॉल, मान लेते ही बॉल है, अगर मैं इसको ऐसे मारूंगा ना नीचे ज़मीन पे, तो ये टप्पा खा के इस हाइट से मैंने बॉल को फेंका, तो बॉल टप्पा खा के वापस इसी हाइट तक आएगी। नहीं समझे आप? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अगर स्मूथ इलास्टिक सरफेस की बात करूं मैं, तो स्मूथ इलास्टिक सरफेस उसको बोलेंगे कि अगर मैं बॉल को इस हाइट से फेंकता हूं तो बॉल टप्पा खा के ज़मीन से टकरा के वापस इसी हाइट तक आएगी। समझ आया? उसी को कहेंगे स्मूथ इलास्टिक सरफेस। तो मान लेते हैं h हाइट से, यहाँ से h हाइट से मैंने एक बॉल फेंकी, ये बॉल टप्पा खा के वापस कितनी गई? h हाइट पे गई। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया स्मूथ इलास्टिक सरफेस किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए काइनेटिक एनर्जी टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो जरा ढंग से सुनिएगा। जब बॉल को मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो बॉल ऐसे नीचे जाएगी, तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी,
जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि ग्रेविटी मदद करेगी उसको इंक्रीज होने में। लेकिन टप्पा खा के जब गिरेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे बॉल ऊपर आएगी उसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। वेलोसिटी कम होती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ को जब ऊपर फेंकते हो ना तो वो नीचे तब आती है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और वो नीचे जब आना शुरू करती है तब उस पर ग्रेविटी लगती है और ग्रेविटी उसको तेज रफ्तार से नीचे लेके आती है। अब समझ में आ गया? तो इसका मतलब जब कोई वस्तु, कोई चीज़ जिसको आप फेंकोगे तो आपने फेंका बहुत ऊपर गई और वहाँ जाकर जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो होते ही वो नीचे आएगी। तो इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अगर टप्पा खा के बॉल की बात करें, इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए, बॉल जब नीचे आएगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टप्पा खा के जब वापस ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। इसका मतलब ग्राफ पहले ऐसे बढ़ेगा और फिर ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर तो बी हो गया। अब आप लोग कहोगे ये बी तो हो गया, लेकिन बी इसका मतलब देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ तो नहीं हो सकता, ये तो समझ में आ गया। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा देखो, मैंने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है, मैंने कोई इक्वेशन नहीं बनाई है, मैं सिर्फ अभी तक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ। तो मैंने दो ऑप्शन हटा दिए, अब दो ऑप्शन रहे। अब कोई बच्चा आके कहेगा सर देखो इसमें भी तो बढ़ रहा है और इसमें भी घट रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी घट रहा है। देखो अगर ढंग से देखो तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टाइम हुआ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी फिर एकदम से घट गई, ये पॉसिबल नहीं है, एकदम से कभी नहीं घटेगी। ढंग से देखिए, ये ग्राफ पहले से ऊपर गया फिर डायरेक्ट नीचे आया, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले बढ़ी और फिर एकदम से घट गई। तो एकदम से तो कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे घटेगी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। अब मैं इसको प्रूव भी करूंगा कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv²। मुझे v फाइंड करना है, v मेरे पास यही तो रहेगा भाई। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v मेरे पास क्या हो जाएगा, v = 80 1/2 m v² t² हो जाएगा। अब अगर मैं टाइम के साथ में देखूँ तो क्या हो गई, ये t²। अगर आपको पता हो तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है y = x², और पैराबोला में ग्राफ ऐसे ही तो बनता है। समझ आ गया होगा आपको, अब तो समझ आ गया होगा कि हमारा यही आंसर होगा। तो आई होप सो आपको एक दो क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसमें हमने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, हमने बहुत अमेजिंग तरीके से छोटे छोटे में इसको समझा दिया। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आज हमने एक साथ में दो क्वेश्चन ग्राफ वाले इतने अमेजिंग कॉन्सेप्ट से किए हैं कि ज़िंदगी में नहीं भूलोगे तुम लोग, इसलिए इसको संभाल के रखो, ये वीडियो देखो, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझो। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होगी। सो अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास is 5 kg raised from the bottom of the lake to a height of 3 meters without change in the kinetic energy. If the density of the block is 3000 kilogram per meter cube, then work done is equal to. So हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 100 जूल, ऑप्शन बी दिया हुआ है 150 जूल, ऑप्शन सी दिया हुआ है 50 जूल, ऑप्शन डी दिया हुआ है 75 जूल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको टिक लगा लेना। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ी सी फ्लड मैकेनिक्स काम करती है, और फ्लड मैकेनिक्स अभी हमने स्टार्ट नहीं की है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम सेंटर ऑफ मास पे बात करेंगे, फिर कॉलिजन पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम रोटेशन फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा जाके आएगा। ठीक है, कहा गया है कि एक बॉक्स है, एक ऑब्जेक्ट ब्लॉक है। ये ब्लॉक यहाँ बॉटम में था, चलो इसको ढंग से समझते हैं। ये ब्लॉक बॉटम के अंदर एक ब्लॉक था, क्या हुआ, ये ब्लॉक उठकर 3 मीटर ऊपर आ गया, और जब ये 3 मीटर ऊपर आया तो इसकी कोई एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हुआ। हमसे ये पूछा गया है कि इस ब्लॉक पे टोटल वर्क डन कितना हुआ इसके ऊपर आने का। तो चलिए बता देते हैं। अगर ढंग से देखो तो अभी हम ब्लॉक हमारा लिक्विड के अंदर है, ब्लॉक हमारा लिक्विड के अंदर है। तो जब ब्लॉक लिक्विड के अंदर है तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स काम करेगी। एक ब्लॉक नीचे की तरफ mg जो कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, जिसको हम fg बोलेंगे। एक ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगी जिसका नाम होता है ब्योंसी फोर्स। ब्योंसी फोर्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ब्योंसी फोर्स उसे कहते हैं जब चीज़ें ऊपर नीचे होती है
तो वो क्या करते हैं, ग्रेविटी तो नीचे लाने का ट्राई करती है, लेकिन बियॉन्ड से फोर्स उसको ऊपर बाउंस करती है, बाउंस बैक करती है, जिसको हम अप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं कि भाई चीज़ नीचे जा रही थी लेकिन अचानक से ऊपर जा रही है पानी के अंदर। ये सिर्फ लिक्विड के अंदर होता है। लिक्विड के अंदर जब हम किसी चीज़ को अंदर इमर्स करते हैं, किसी को इमर्स का मतलब जब डालते हैं अंदर किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट वापस ऊपर की तरफ बाउंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड से फोर्स। और इसका फॉर्मूला होता है वी रो जी। तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस काम कर रही है। तो सबसे पहले मुझे इस ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = Fs। F पता होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 3 मीटर दे रखा है, लेकिन मेरे पास F अभी नहीं है। तो F कैसे निकालेंगे, मुझे इसका रिलेशन फाइंड करना होगा कि इसका नेट फोर्स कितना आएगा। तो ये हो जाएगा Fg माइनस Fb। अब आप लोग कहोगे Fg क्यों लिया, Fg क्यों लिया, वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, आप इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें मैंने F क्यों लिया, सॉरी ये Fg आगे क्यों लिया, क्योंकि अगर हो सकता है मैं ये वी रो जी भी आगे ले सकता था, मैंने Fg क्यों लिया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर मैं अगर एक कॉन्सेप्ट बताऊँ, देखिए ग्रेविटी जो है ना वो हर ऑब्जेक्ट पे हमेशा लगती रहती है, कभी नहीं रुकती, लगती रहेगी। लेकिन ये जो क्या नाम है इसका, बियॉन्ड से फोर्स, ये तो सिर्फ लिक्विड के अंदर ही लगेगा। तो इसका मतलब ग्रेविटी ज़्यादा पावरफुल है लिक्विड के फोर्स से। पहला कॉन्सेप्ट तो मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ आपको। दूसरा, अगर आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं है, आप कह रहे हो कि ये क्या कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, इसका कुछ रहता ही नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाता है तो ग्रेविटी का 100% ये काम होता है कि वो नीचे की तरफ उसको खींचे, इसलिए ज़्यादातर ऑब्जेक्ट सिंक कर जाते हैं, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सिंक कर जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा लगती है किससे, कंपेयर टू बियॉन्ड से फोर्स। क्योंकि बियॉन्ड से फोर्स डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, कि वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है जाहिर सी बात है नीचे चला जाएगा, अगर वॉल्यूम कम है तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे होगा। लेकिन बियॉन्ड से फोर्स ग्रेविटी फोर्स से कम ही होती है, तभी तो बियॉन्ड से फोर्स को अगर आप ढंग से देखोगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे बियॉन्ड से फोर्स लग रही होती है तो ऑब्जेक्ट बार बार अंदर बाहर हो रहा होता है। ये अंदर बार ये शो करता है कि ग्रेविटी ज़्यादा है बियॉन्ड से फोर्स से। तो ग्रेविटी ज़्यादा है बियॉन्ड से फोर्स से, इसका मतलब जिधर फोर्स ज़्यादा है उसको हम आगे लेते हैं जब नेट फोर्स निकालते हैं, और जिधर कम है उधर पीछे रखते हैं। अच्छा, वी रो जी को मैं फाइंड करता हूँ। मेरे पास यहाँ मास दिया हुआ है 5 kg, ठीक है, और ये कितना हो गया, जी की वैल्यू 10 होगी तो ये 50 हो गया। वी रो जी क्या होगा, वी तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम इमर्स्ड। ये वॉल्यूम किसका होगा, ये वॉल्यूम इस ब्लॉक का होगा। इस ब्लॉक की वजह से पानी कितना डिस्प्लेस हुआ वो हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। वी बराबर क्या होता है, m बाय रो होता है। m इसका 5 हो गया, रो हमारे पास 3 kg दिया होता है, 3000 दिया हुआ है भाई, ब्लॉक की डेंसिटी दी हुई ना। इस ब्लॉक की वजह से पानी कितना डिस्प्लेस हुआ वो हमने बता दिया, तो यहाँ पर रख देते हैं। इस रो की वैल्यू, ये रो किसका है, पानी का है, वाटर का, तो ये कितना होगा 1000, और जी कितना होता है 10। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा मेरे पास कितना 50/3। ये देखिए, इसको 3 0 से 3 0 गया, 50/3। इसको अगर एलसीएम लूँ तो आएगा 100/3। तो मेरे पास नेट फोर्स कितनी है 100/3। अब वर्क डन निकाल देता हूँ। वर्क होता है Fs, F मेरे पास 100/3, S कितना हो गया 3, आंसर कितना है 100 जूल। तो मेरे पास ये आया 100 जूल। ये क्वेश्चन था बहुत छोटा, इसको करने का तरीका भी छोटा है, बट क्योंकि फ्लड मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया इसलिए हमने इसको थोड़ा लेंदी बनाया, लेकिन इसको करने का तरीका बहुत छोटा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो लेट मी डिस्कस अबाउट और नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आया, a body of mass m is projected at angle theta with the horizontal with an initial velocity u. The average power of gravitational force over the whole time of flight it. हमसे कहा गया है कि भाई हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से
हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया। इस चीज को जरा ढंग से समझिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला गया है अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द होल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी हमसे पावर पूछिए। चल इस चीज को जरा ढंग से समझेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले बता देता हूँ इसका आंसर 0 आएगा। अब आप कहोगे 0 कैसे आया, जरा ढंग से समझना। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब आपने थीटा एंगल से ऑब्जेक्ट को क्या क्या फेंका, लेकिन फेंका कैसे, फेंका कैसे, क्वेश्चन में ढंग से समझेगा, फेंका कैसे। हम किसी चीज को फेंकते तो कैसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते। तो अगर जरा इस हाथ को ढंग से देखना, ऐसे फेंका, इसका मतलब मैंने वर्टिकल फेंका, वर्टिकल फेंका ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात करूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, जब मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और पहुंच के नीचे आया, तभी तो इसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यही होता ना। लेकिन ये फॉर्मूला बना कब, जब पहले मेरा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर उसके बाद वापस नीचे आया, तभी बनता है ना, तभी तो बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तो तभी निकाला जा सकता है जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल हो, जब वर्टिकली फेंका गया हो, तभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जा सकता है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, क्या गया फेंका गया हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रेंज पूछता तो रेंज निकाल देते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में रेंज काउंट कर दी जा सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं निकलेगा। जब टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकलेगा, इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ गया 0। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट का। दूसरा कॉन्सेप्ट W बराबर, इस पावर का ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि मेरे यहाँ पर क्वेश्चन में फोर्स कंसिडर नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, जिसमें टाइम हो और उस फ्लाइट को करने में जो वर्क डन लग रहा हो, ठीक है। तो वर्क डन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, W = Fs। जब मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है तो वर्टिकली इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कांस्टेंट रहेगा। वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से इसी ऊंचाई से, ये देखिए इसी ऊंचाई से किसी चीज़ को ऐसे फेंका, तो ये तो अभी तो 0 ही है डिस्प्लेसमेंट। हाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, हाइट के रिस्पेक्ट में देखिएगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 पॉइंट पे। मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो मेरा हाइट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऐसे गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हाइट के रिस्पेक्ट में कितना हुआ 0। लेकिन अगर मैं ऐसे फेंकता तो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट हाइट के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट तो वर्क 0, वर्क 0 तो पावर भी 0। एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। लेकिन मैं सीधा सा बता देता हूँ, जब कभी भी ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले क्वेश्चन आए और उसमें अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछ लेना कभी भी, अगर एंगल गिवन भी हो तो भी आंसर 0 ही होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते तो क्या करोगे, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ पावर के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैक्सिमम हाइट पूछ ले तो हम वो फॉर यूज़ कर sin²θ/2g वाला फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पावर के रेस्पेक्ट में पूछे तो भाई मैक्सिमम हाइट दिया हो और क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हो तो हमेशा पावर कितनी रहेगी 0 रहेगी, ध्यान रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो, वर्टिकल फेंके तो निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली फेंका गया हो और उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया हो एंड क्या नाम बोला मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट दिया गया हो, तो हमारी पावर हमेशा 0 रहेगी। ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है भाई। बोला गया है स्प्रिंग of a force constant K is cut into 2 parts and it's the 1/3 length. When both the parts are stretched by some amount, the work done in the parts will be. क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि अगर मेरी आवाज़ साफ ना आए तो क्वेश्चन आपके माइंड में रहे कि इसने क्वेश्चन लिखा क्या है। ऑप्शन बी, greater than longer part. Option C, greater for short part.
ऑप्शन डी डेटा इनसफिशिएंट। ये थोड़ा अच्छा है, डेटा इनसफिशिएंट। ये क्या कहानी है डेटा इनसफिशिएंट की, पहले उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आए तब आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। देखिए डेटा इनसफिशिएंट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ दे दिया, फिर आपको वो क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा। देखिए फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है, कोई भी फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जा सकता है जब आपके पास कोई गिवन क्वांटिटी हो, और अगर नहीं है तो क्वेश्चन में ढूंढो, और अगर क्वेश्चन में भी नहीं है इसका मतलब आपके पास सही डेटा मौजूद नहीं है, तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो अगर डेटा इनसफिशिएंट के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, सबसे पहले क्वेश्चन के डेटा को चेक कीजिए और चेक कीजिए कि जो डेटा दिया हुआ है वो रिलेटेड ऑप्शन से मैच करता है कि नहीं करता। आपको वही अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर आगे करना क्या है, नहीं तो आप डायरेक्ट डेटा इनसफिशिएंट पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इसमें दिया कुछ है और पूछा कुछ है, और जो चीज़ पूछी है वो दी हुई चीज़ से तो निकाली नहीं जा सकती, इसका मतलब डेटा क्या है, इनसफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें कहा गया है कि एक स्प्रिंग है, मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, ये L लंबाई की स्प्रिंग थी और इसका कांस्टेंट कितना है K। इस स्प्रिंग को काट दिया 1/3 पार्ट में। अच्छा, अगर एक पार्ट को 1/3 में काटूंगा तो दूसरा कितने में कटेगा, 2/3 में, ये बात फिक्स है। तो इस स्प्रिंग को 1/3 पार्ट में काटा गया, तो इसका मतलब जो नई दो स्प्रिंग बनेगी, एक स्प्रिंग की लेंथ हो जाएगी 1/3 L और दूसरी स्प्रिंग की लेंथ हो जाएगी 2/3 L। तो मुझे एक चीज़ समझाइए, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अभी इसको मैंने तोड़ दिया तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो इसको मान लेता हूँ K1, इसको मान लेता हूँ K2। L बराबर K1 बराबर L/3। L को इधर रखता हूँ तो कितना आ जाएगा 3K1, और इसको इधर रखता हूँ, इसको भी देखिए बराबर K2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2/3 K2। अब आप लोग कहोगे मैंने इसको बराबर क्यों रखा, अरे भाई ये तो सिंपल से मैथ्स है, L के लिए K कांस्टेंट है तो L/3 के लिए यही होगा, तो ये दोनों इक्वली तो होंगे। मुझे एक चीज़ समझाइए कि स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअल में क्या शो करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये शो करता है कि आपकी स्प्रिंग कितनी खिंचेगी और कितनी नहीं खिंचेगी, स्प्रिंग कांस्टेंट ये शो करता है। अगर आपकी स्प्रिंग ज़्यादा खिंच रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है कि कम है, स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है कि कम है, बोलिए स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा कि कम होगा। मुझे कमेंट में बताइए कि स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर स्प्रिंग खिंच रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, कि स्प्रिंग कम खिंच रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम है या ज़्यादा है। इन दोनों केसेस के अंदर आपको मुझे बताना होगा। कमेंट के अंदर बताइए कि अगर मैं किसी स्प्रिंग को खींचूँ और अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है तो क्या उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और अगर एक स्प्रिंग है जो स्ट्रेच ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। ये सही है या गलत है, आपको मुझे कमेंट के अंदर बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, हमने यहाँ पर ये निकाला। अब अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, लेंथ ही तो होगा, तो एफ रखा, एफ तो मेरे पास सेम रहेगा, यहाँ पर कितना है 3K। तो मुझे एक चीज़ समझाइए, एक ये निकला और दूसरा मेरे पास क्या निकलेगा, एफ 2/3K। तो मुझे एक चीज़ समझाइए, स्प्रिंग कांस्टेंट किस में ज़्यादा है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, पहले वाले में। तो इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो फोर्स और कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो वर्क ज़्यादा मिलेगा, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वर्क कम मिलेगा। इसका मतलब है कि जो छोटे वाला पार्ट होगा ना उसमें वर्क डन हमेशा ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन में वर्क डन ही तो पूछा, तो मतलब जो छोटे वाला पार्ट है उसके अंदर अगर आप कोई ब्लॉक लटकाओगे तो उसमें आपको वर्क डन क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या काम आता है, लेकिन फिर भी आंसर तो आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल है, वर्क डन वाले हैं, आराम से हो जाएंगे दोस्तों। करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ में, ठीक है। लिखा हुआ पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F इक्वल्स टू 20 I कैप प्लस 30 प्लस 15 J कैप प्लस 15 J कैप along a straight line 3y plus alpha x equals to 5.
where alpha is a constant, if the work done by a force F is 0, then the value of alpha is, अगर हमसे कहा गया है कि भाई यहाँ पर दिया हुआ है 4/9, B दिया गया है 9/4, C दिया गया है 3 एंड D दिया गया है 4, हमसे कहा गया है कि अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए। यहाँ क्या निकालिए? अल्फ़ा की वैल्यू। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है तो हमारे पास लाइन इक्वेशन भी दे रखी है, हमसे कहा गया यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं ढंग से करूँ तो पहले अगर मैं इसको सही फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा -α(x + 5/3/3), इसको मैंने इक्वेशन बना दी। अगर ढंग से देखो तो ये स्लोप की इक्वेशन नहीं है, y = mx + c, m मेरे पास कितना हो जाएगा -α/3, m मेरे पास -α/3 होगा। ये आपकी बात सही है, मेरी भी सही है। ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ लाइन हो गया, स्लोप ऑफ लाइन हो गया। चलो भाई साहब ठीक है, अब इसको ढंग से देखिए, इसका भी मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। अच्छा मैं स्लोप क्यों निकाल रहा हूँ यहाँ पर? देखो स्लोप मुझे यहाँ पर अगर क्वेश्चन को जरा मैं ढंग से देखूँ तो क्वेश्चन में मुझसे बोला है वर्क डन बाय द फोर्स F is 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। फोर्स से जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। भाई फोर्स 0 तो वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा है। फोर्स 0 तो कभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा हो, हिल ना रहा हो, तभी तो वर्क डन 0 होगा। अरे बात सही कह रहा हूँ ना, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है, फोर्स 0 होने का मतलब क्या? फोर्स लग ही नहीं रही है तो वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये बात तो मतलब अब मैं इस फोर्स का कोई ऐसा वैसा कुछ तीर लगा के वर्क डन तो नहीं निकाल सकता। तो अब मैं क्या करूँगा इस फोर्स का? तो अब हम ये करेंगे कि हम इस फोर्स का क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप और फोर्स का स्लोप आपस में इंटरसेक्ट करे तब अल्फा की वैल्यू को फाइंड अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल सा कर दूँ तो फोर्स का स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं कि स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है y/x। आपको याद है -y/x, एक फॉर्मूला होता है -y/x। तो यहाँ y का कंपोनेंट क्या हो गया? 15 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं ना फोर्स का ये जो वेक्टर वाले कंपोनेंट होते हैं वो यही तो होते हैं। तो माइनस का y/x लगाया, y/x लगाया, नीचे कितना है 20, आंसर कितना आएगा? माइनस का 3/4। ये तो फोर्स का हो गया, क्योंकि फोर्स स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही तो काम कर रही है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। तो इसका मतलब फोर्स खुद भी एक स्ट्रेट लाइन पे काम कर रही है, तो मतलब वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनाती हुई जाएगी। आपको समझ में आ गया? फोर्स स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग काम कर रही है, मतलब अगर मैं सिर्फ फोर्स को देखूँ, स्ट्रेट लाइन को ना देखूँ, तो फोर्स भी खुद एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से काम करेगी, मतलब वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कहते हैं m1 × m2 = -m1। जब हमारे पास दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -1 आता है। तो रख दो, एक का स्लोप है -α/3, दूसरे का स्लोप है -α/3, और दूसरा अच्छा सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा, और दूसरे का आएगा 3/4। यहाँ कितना है? माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अल्फा = 4। यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस नहीं आएगा, ठीक है? तो ये मेरे पास स्लोप निकला कि नहीं निकला? निकल गया भाई। हाँ याद रखना, m = y/x होता है, tan θ = क्या होता है? dy/dx होता है। एक और स्लोप का मेरे पास फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। ये भी मेरे पास एक फार्मूला होता है। ये स्लोप के तो फार्मूले हैं सारे, ये सारे फार्मूले स्लोप के ही तो हैं जिससे हम चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? मेरे पास 4 है। हाँ भाई, ये को लास्ट अब हमारा क्वेश्चन, शायद 2 और क्वेश्चन रहे, 8 हो गए। सो लेट्स फाइनल क्वेश्चन को अब हम कर लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले मैं ऑप्शन लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ठीक है? 2mg sin θ/k, mg sin θ अपॉन के mg sin θ नहीं 4mg sin θ अपॉन के, और mg sin θ 2k
अपॉन 2k। सो लेट्स फाइंड द आंसर। क्वेश्चन में लिखा है सिस्टम ऑफ वेज एज अ ब्लॉक as shown in the figure is released with the spring in the natural length L. All surfaces are the frictionless. Maximum elongation in the spring will be. एक ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, उससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। ये है एक फिक्स वेज, फिक्स है ये, ठीक है। और अभी ब्लॉक एक जगह पे खड़ा हो, उसको हमने ऐसे पकड़ के रखा हुआ ब्लॉक को। क्वेश्चन ने कहा जब ब्लॉक को आप छोड़ दोगे तो ब्लॉक, अभी इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। ये सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस। तो मतलब ये ब्लॉक स्मूथली नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आएगा तो इसके अंदर जो फोर्स होगी वो कितनी होगी? mg sin थीटा। पहली बात तो हमने ये लिखी। क्वेश्चन ने ये पूछा कि ये स्प्रिंग का इलोंगेशन यानी स्प्रिंग कितनी खींचेगी, स्प्रिंग कितनी खींचेगी। अच्छा, स्प्रिंग कितनी खींचेगी? स्प्रिंग उतनी ही खींचेगी ना जितना ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ नहीं आया आपको? देखो, अगर मैं ये स्प्रिंग है, मान लेते हैं 4 मीटर डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर की स्प्रिंग है, इस पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को अगर मैं 4 सेंटीमीटर आगे खिसका दूं तो ये 4 सेंटीमीटर की तो थी, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका भी स्प्रिंग का कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये स्प्रिंग भी तो 4 सेंटीमीटर खींची है। समझ आया आपको? जितना ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ उतनी स्प्रिंग भी खींची है। आप 4 नहीं समझ रहा तो आप 3 ले लो, 4 में कंफ्यूज हो रहा तो 3 ले लो। अगर मैं 3 सेंटीमीटर ब्लॉक को डिस्प्लेस करूं तो स्प्रिंग भी 3 सेंटीमीटर खींचेगी। बात समझ आई? इसका मतलब अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा वापस। आपको समझ आ रहा है? अगर मैं इसको निकालूं, देखिए इस अगर ढंग से देखिएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला, मैं ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ तो ब्लॉक पहले जिस पोजीशन पे था वो थी 0, उसके बाद ब्लॉक किस पोजीशन पे आया? 3 पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ? 3 हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब अगर ब्लॉक को देखो तो स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग पहले 4 सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर की थी। जैसे ही ब्लॉक को 3 सेंटीमीटर आगे खींचा, स्प्रिंग भी 3 सेंटीमीटर खींची। इसका मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग का खींचना दोनों प्रोपोर्शनल है। दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। जितना आप स्प्रिंग ब्लॉक को खींचोगे उतना ही स्प्रिंग का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, उतनी ही स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होगी, उतनी ही स्प्रिंग खींचेगी। तो मतलब ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगी? बराबर होगी। मजा आया सुन के कॉन्सेप्ट? देखा कितनी शांति मिल रही है। ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। वापस सुनिए, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट दैट मीनिंग? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, जितना ब्लॉक नीचे आएगा उतनी स्प्रिंग खींचेगी। और ये जो खींचना खिंचाना होता है, ये जो हाइट में चेंज होता है, ये एक्चुअल में हाइट का ही तो चेंज है और डिस्प्लेसमेंट का ही तो चेंज है। तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ही रिप्रेजेंट करती है। और देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होती है? वर्क की तो होती है। ढंग से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। ये m क्या है? फोर्स है, h क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वर्क ही तो है। तो इसका मतलब अगर मैं ढंग से देखूं तो वर्क डन बाय ब्लॉक कितना होगा? mg sin थीटा। और ये ब्लॉक खींच के x डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि अब ब्लॉक को छोड़ा, ब्लॉक पे नीचे फोर्स लगी तो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। नीचे आया तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया? x लिया। तो कितना हो गया? x। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Fs, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर कितना वर्क होगा? 1/2 kx²। दोनों को इक्वल रखेंगे। हमने अभी कहा कि स्प्रिंग का जो वर्क होगा वो इसके वर्क के बराबर होगा। अगर वर्क से नहीं समझ रहे हो तो समझ लो कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगी? बराबर होगी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² ही तो होती है, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि मैं कभी वर्क लिख रहा हूँ, कभी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो दोस्तों मेरी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो ये वर्क, ये एनर्जी और ये वर्क एनर्जी, ये हमेशा दोनों एक ही है। वर्क और एनर्जी एक ही है, ध्यान रखिएगा। वर्क और एनर्जी दोनों एक ही है, अलग अलग कभी नहीं है,
क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भाई जैसे कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2mv², और मुझे कोई ऑब्जेक्ट मूवेबल दिख रहा है तो मैं जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, लेकिन क्वेश्चन में वर्क बोला होता है, क्वेश्चन में क्या बोला होता है, वर्क बोला होता है। अब क्वेश्चन में वर्क बोला होता है तो मैं सोचता हूँ कि यार हाँ यार वर्क बोला है, वर्क बोला है, तो अब मैं क्या करूँगा, अरे भाई एनर्जी और वर्क ही है, दोनों एक ही काम है, उसको निकाल दो वर्क ही निकलेगा। समझ आ गया? इसको सॉल्व करते हैं, x से x कट गया तो मेरे पास ये x इलोंगेशन ही तो बता रहा है 2mg sin थीटा अपॉन k। पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छा ये x इलोंगेशन ही तो है, इलोंगेशन x ही तो होगा, जितना ब्लॉक डिस्प्लेस उतनी स्प्रिंग स्ट्रेच। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से समझाया, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करते हुए। चलो भाई साहब एक और कर दें, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आधा करूँगा, आधा आप करेंगे। 32 जूल, 24 जूल, 46 जूल, 20 जूल। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फोर्स F इक्वल्स टू 3T I cap plus 5 J cap Newton acts on a body due to the which its displacement varies at 2T square I cap minus 5 J cap meter, work done by force T equals to 2 सेकेंड। T बराबर 2 सेकेंड पर वर्क डन निकालना है, T बराबर 2 सेकेंड पे वर्क डन निकालना है। कैसे निकालेंगे? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है यार, डिस्प्लेसमेंट वाला एक फॉर्मूला याद होगा, T1 से T2 इक्वल्स टू FDS। याद है? याद है? याद है? हाँ। अच्छा देखो, वहाँ पर लिमिट होती थी x1 से x2, ये लिमिट एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना? T2 तो कितना दिया, 0, T1 कितना दिया, 0 सेकेंड। अरे कोई भी चीज़ अगर वर्क डन निकालेंगे तो उस 0 से ही तो स्टार्ट होगा, टाइम उसका 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से 2 के बीच में, तो भाई ये तो टाइम निकाल दिया। लेकिन मेरे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम में चेंज कर दो, इस डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या निकलेगा, ds/dt इक्वल्स टू 4t I कैप। इसको उधर भेज दूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4t I कैप dt। रख दो भाई साहब, T1 कितना हो गया, 0, फोर्स मेरे पास कितनी दी हुई है, 3t I कैप प्लस 5j कैप इंटू 4t I कैप dt। अब इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर बताओगे कि इसका आंसर क्या था। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर मैं 10 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स एंड विद फॉर्मूलाज। तो मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।